लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 100 MCQs इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास 12th। और अब आपकी होगी रियल तैयारी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपके 100 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक्स में हैं, जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, सबको ढूंढ ढांड के मैं लेके गया हूँ आप लोगों के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए। मैं हूं नकुल ढाली, नकुल सर, और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 100 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और विद सॉल्यूशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। ऑप्शन दे रखा है बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब कुल दृष्टिकोण यूटिलिटी अधिकतम होती है तब सीमांत दृष्टिकोण कैसी होती है? शून्य होता है, औसत दृष्टिकोण से कम होता है, औसत दृष्टिकोण के समान होता है, औसत दृष्टिकोण से अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, जब कुल उत्पाद 100 इकाइयाँ हैं तथा परिवर्ती कारक की इकाइयाँ 4 है तो औसत उत्पाद कितना होगा? तो यहाँ पर औसत उत्पाद का फार्मूला होता है आपका AP इक्वल टू TP अपॉन Q, यानी कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा उत्पाद का साधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, साहसी, पूंजी, विनिमय, संगठन। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ चारों में से संगठन उत्पादन का साधन नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्राय निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? उद्योग के द्वारा, फर्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीमत नेता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकार उपयोगिता की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? बराबर लोचदार होता है, कम लोचदार होता है, अधिक लोचदार होता है या अनंत लोचदार होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम लोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है किसके लिए? माल सूची स्टॉक के लिए, विज्ञापन के लिए, पुनः स्थापना निवेश के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पुनः स्थापना निवेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्यताओं का प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है, बी ऋणात्मक होता है, सी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, डी ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बाह्यताओं का प्रभाव पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, सॉरी यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये मुख्य नहीं है, मूल्य का हस्तांतरण है, अधिकतम संतुष्टि का साधन। तो ध्यान में रखिएगा, मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा का कार्य नहीं होता है, संतुष्टि प्रदान करना मुद्रा का कार्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य ए सामाजिक कल्याण, लाभ अर्जित करना, लोगों की सेवाएं प्रदान करने में से कोई नहीं। तो वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य कौन सा है? लाभ अर्जित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, बचत फलन फलनात्मक संबंध है किस किस का? आय एवं उपभोग का, कीमत एवं बचत का, बचत एवं आय का, उपभोग एवं बचत का। तो राइट आंसर इज बचत फलन फलनात्मक संबंध है बचत एवं आय का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे में निहितार्थ है? राजकोषीय घाटे के अंतर्गत कौन सा आता है? भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋण, स्फीति की आरी जाल, सरकारी विश्वसनीयता का कटाव, उपरोक्त सभी। तो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? सभी को, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों ही चारों कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटे को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13,
केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का किसका नियंत्रण रहता है? ऑप्शन है उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, या उपभोक्ता। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हर चीज़ केंद्र के हाथों में होता है, यानी कि सरकार का। ऑप्शन नंबर सी। कुल उपयोगिता वक्र कैसा होता है? सदैव ऊपर की ओर चढ़ता है, पहले ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिरता है। सदैव नीचे गिरता है, पहले नीचे गिरता है फिर ऊपर चढ़ता है। ध्यान में रखिए, कुल उपयोगिता, पहले उपयोगिता आपकी बढ़ती हुई होती है फिर धीरे धीरे घटती चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को क्या कहते हैं? कुल आय, सीमांत आय, औसत आय कहते हैं या विक्रय कहते हैं? किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त जो भी धन आपको मिलता है उसको बोलते हैं कुल आय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूलना क्या कहलाता है? वस्तु एक, विक्रेता एक, लेकिन उस वस्तु को विक्रेता अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग रेटों पर बेचता है। क्या कहता है? वस्तु विभेद, मूल विभेद, कीमत संकुचन, मूल्य संकुचन। भिन्न भिन्न कीमत का मतलब अलग अलग कीमत, दैट इज इसे मूल्य विभेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक फर्म दीर्घकाल में भी लाभ अर्जित कर सकती है, किसके अंतर्गत? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना, दीर्घकाल में जो लाभ अर्जित कर सकती है वो कौन है? एकाधिकारी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्टॉक चर किस प्रकार का चर है? गत्यात्मक चर है, निश्चित समय बिंदु को मापा जाता है, आगत्यात्मक चर है, बी एंड सी दोनों। तो कौन सा है? स्टॉक मतलब जिसे एक समय बिंदु पर मापा जा सकता है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उस समय बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को एनएनपी एमपी के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि कर अनिवार्य भुगतान है, कर हस्तांतरण भुगतान है, करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है, कर परिवारों की आय में से दिए जाते हैं। तो करों को एनएनपी एमपी में क्यों शामिल किया जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर है क्योंकि करों के कारण वस्तुओं की बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसने दिया? अगर इससे पहले आपने मेरे एमसीक्यूज़ की चैप्टर वाइज वीडियो देखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन था इसमें, तो इसका जिन्होंने क्वेश्चन देखा उसको पता होगा इसका आंसर है, राइट आंसर इज सी, हार्टले विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, बचत प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? बचत तथा आय का अनुपात, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, कम बचत करने की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बचत तथा आय का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बजट संतुलन में तब होता है जब, संतुलन का मतलब होता है बराबर होना। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा है? कुल व्यय इक्वल टू कुल आय, कुल व्यय स्मॉलर देन कुल आय, कुल व्यय ग्रेटर देन कुल आय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय बराबर कुल आय। क्वेश्चन नंबर 23, गणितीय तरणशीलता संबंधित है विनिमय दर की स्थिर प्रणाली, विनिमय दर की नम्य प्रणाली, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। गणितीय तरणशीलता मतलब जिसमें जो है मनचाहा तरीके से बदल दिया जा सकता है, ठीक है, अप डाउन होता रहता है, कौन सी प्रणाली है? तो ये प्रणाली है आपकी ऑप्शन नंबर बी, विनिमय दर की नम्य प्रणाली यानी कि परिवर्तनशील प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कार्य देशी बाजार में किया जाता है? ऑप्शन है हस्तांतरण कार्य, साख्य कार्य, जोखिम कार्य, उपरोक्त सभी। विदेशी बाजार के ये तीनों ही कार्य आते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति को बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? विनिमय की समानता दर, विनिमय की असमानता दर, संतुलन विनिमय दर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है उसे बोलते हैं संतुलन विनिमय दर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, उत्पाद कर, आयकर, इनमें से कोई नहीं। संपत्ति कर, आयकर ये दोनों ही जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद कर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग है? व्यय का भुगतान, ब्याज का भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, उपरोक्त सभी। यानी कि भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय को बताना। राजस्व व्यय क्या है? एक ऐसा व्यय होता है जिससे ना ही सरकार की
परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही जो है दायित्वों की कमी होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे ऑप्शन जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके द्वारा बजट के घाटे को पूरा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर, जनता से उधार लेकर, दोनों ए और बी, ना ए ना बी। तो ऑप्शन आएगा दोनों। जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती, घाटा होता है, तो रिजर्व बैंक और जनता दोनों से उधार ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि प्राथमिक घाटा 3,500 तो ब्याज का भुगतान 500 है, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? 2,900, 4,000, 4,100, 4,200। तो ऑप्शन है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान बराबर राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि 3,500 और 500 को प्लस करना है, तो आएगा ऑप्शन नंबर आंसर इज 4,000। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा खुली अर्थव्यवस्था के समग्र मांग को दर्शाता है? तो ऑप्शन है निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निजी उपभोग व्यय, और डी निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो कौन सा ऑप्शन है इसके लिए आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। खुली अर्थव्यवस्था को दर्शाता है इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, उपयोगिता का संबंध किससे होता है? लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, निश्चित से। तो उपयोगिता जो है किससे संबंधित होता है? आवश्यकता की पूर्ति से। ऑप्शन नंबर सी। 32, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ए मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। तो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा था। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन हो, क्या ऐसे उत्पादन हो, उत्पादन वस्तु का वितरण कैसे, उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से उपरोक्त सभी राइट है, क्योंकि तीनों ही जो है केंद्रीय समस्या है। 34, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समस्या किसकी समस्या है? तो इसमें जो मेन समस्या वो है चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर ए। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन दे रखा मार्शल, पिगू, हिक्स एवं एलन ने, रिकार्डो ने। तो राइट ऑप्शन है सी, हिक्स और एलन ने जो है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत दिया था। 36, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी नहीं होती? मांगने नहीं है, सॉरी, यहाँ पर होने से मांग में कमी नहीं होती। ऑप्शन है अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है अनिवार्य वस्तु। भाई वस्तु की कीमत जितना भी बढ़ जाए तो इसकी मांग कम नहीं हो सकती कि उसका यूज़ करना ही। अगर मान लीजिए नमक है, नमक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी लोग नमक जरूर खरीदेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है, अनिवार्य वस्तु है ये। क्वेश्चन नंबर 37, जब वस्तु एक्स वस्तु कीमत का परिवर्तन वाई की वस्तु को मांग प्रभावित करता है, तब ये मांग क्या कहलाती है? वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन का वस्तु वाई की मांग में प्रभाव, यानी कि एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु कीमत में होना, इसे क्या कहते हैं? कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, ये मांग। तो ये सभी। तो ऑप्शन है इसकी तिरछी मांग, क्योंकि एक का दूसरे पर होना तिरछी मांग कहलाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 38, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, बिंदु रीति, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ऊपर के तीनों ही मांग लोच की माप की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन मांग की व्याख्या मांग के नियम से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, पैमाने के प्रतिफल के नियम से, या फिर मांग की लोच के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर कैसा होता चला जाता है? उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो बताना है कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में का अंतर कैसा होता चला जाएगा? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि कुल परिवर्तन में जो भी होगा कुल लागत भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है?
यानी कि ए आर वर्क ये हो गया एक्स अक्ष और इसका समानांतर किस प्रकार से होगा, किस बाजार में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिक प्रतियोगिता में, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, ए आर एम आर, ए आर एम आर सी, ए आर और एम आर इनमें से कोई नहीं। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ए आर और एम आर दोनों स्थिर रहता है कि दोनों ही इस तरीके से होता है। यहाँ पर ए आर इक्वल टू एम आर। क्वेश्चन नंबर 43, भौतिक उत्पाद से अभिप्राय उस उत्पादन से जिसे मापा जाता है, भौतिक इकाइयों के रूप में, मौद्रिक इकाइयों के रूप में, उपयोगिता के रूप में, मूल्य के रूप में। तो क्या कहेंगे इसको, भौतिक उत्पाद कौन होता है, भौतिक उत्पाद मतलब जिसे भौतिक इकाई के रूप में मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। दीर्घकालिक उत्पादन फलन के संदर्भ में कारक अनुपात क्या होता है, कारक अनुपात कैसा होता है दीर्घकाल के अकॉर्डिंग, परिवर्ती स्थिर, परिवर्ती स्थिर, दोनों इनमें से कोई। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक जो है परिवर्तनशील होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है, कच्चे माल की कीमत, अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी, फैक्ट्री भवन का किराया, इनमें से सभी। तो आपको बताना निश्चित कौन सा स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री भवन का किराया, क्योंकि काम करे ना करे आपको तो किराया देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब वस्तु की बेची गई प्रत्येक इकाई की कीमत समान होती है तो वस्तु की औसत राशि उसकी कीमत से कम होगी, कीमत के बराबर होती है, कीमत से अधिक होती है, उपरोक्त रूप से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है जब प्रत्येक बेची गई प्रत्येक इकाई की कीमत समान होती है तो बताना है आपको आपकी औसत आय कैसी होती है। तो यहाँ पर आपकी औसत आय होगी कीमत के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि होने के कारण पूर्ति की मात्रा में 10% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। इसका मतलब ये है वहाँ पर P इज ग्रेटर देन क्या हुआ, क्यों, यानी कि प्राइस में क्वांटिटी की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग पूर्ति में कम परिवर्तन होता है उसे हम बेलोचदार पूर्ति कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर बी। मांग का नियम लागू नहीं होता है किस पर, कृषि वस्तु पर, औद्योगिक वस्तु पर, नाशवान वस्तु पर, दोनों ए और सी पर। तो आपको बताना है मांग का नियम इसमें से किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी पर लागू नहीं होता है, कृषि और नाशवान वस्तु पर। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्वों के कारण यदि पूर्ति में कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं, कीमत में परिवर्तन के अलावा दूसरे तत्वों के कारण पूर्ति में कमी होती है तो इसे वास्तव में पूर्ति में कमी कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर होता है, पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर नहीं करती है, स्टॉक से विपरीत उस मात्रा से बाजार में बिकने के लिए आती है, स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होती है। तो इसमें राइट आंसर है पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण क्या होता है, संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, संतुलन कीमत घट जाती है, संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई। ध्यान रखिएगा उपभोक्ता की कमी के कारण इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग है यानी कि डी और ये एस है, मांग का कम हो जाना। मांग का कम होने का मतलब होता है जहाँ संतुलन कीमत यहाँ होना था यहाँ से डाउन होकर कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। इसका मतलब संतुलन कीमत घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। समय की उस अवधि को जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्णतः समायोजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्पकाल, अति अल्पकाल, मध्यकाल या दीर्घकाल। तो दैट का उसे कहते हैं हम दीर्घकाल, यानी कि मांग में परिवर्तन हो रहा है पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है तो वो दीर्घकाल में भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 53, पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु की संतुलन कीमत निर्धारित होती है किसके द्वारा, केवल वस्तु की मांग द्वारा, केवल वस्तु की पूर्ति द्वारा, मांग तथा पूर्ति दोनों द्वारा, सरकार द्वारा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मांग तथा पूर्ति दोनों द्वारा।
54, आगत कीमतों में कमी होने के कारण, आगत कीमतों में कमी होने के कारण क्या होगा? संतुलन कीमत घटेगी तथा मात्रा बढ़ेगी, संतुलन कीमत बढ़ेगी तथा मात्रा घटेगी, संतुलन कीमत तथा मात्रा घटेगी, डी संतुलन कीमत तथा मात्रा बढ़ेगी। तो क्या होगा आगतों में कीमतों की कमी के कारण? तो ऑप्शन है संतुलन कीमत घटेगी तथा मात्रा बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, एकाधिकारी प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? बराबर लोचदार होगा, कम लोचदार होगा, अधिक लोचदार होगा या अनंत लोचदार होगा? एकाधिकारी प्रतियोगिता है की तुलना में और एकाधिकार की में, इन दोनों के बीच में मांग वक्र का कैसा होगा, दोनों के बीच वो बताना है, डिफरेंस बताना है। तो राइट है ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कम लोचदार होगा। क्वेश्चन नंबर 56, समरूपी वस्तुएं बेची जाती है कहाँ पर? गठबंधन अल्पाधिकार में, गैर गठबंधन अल्पाधिकार में, पूर्ण अल्पाधिकार में, डी अपूर्ण अल्पाधिकार में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण अल्पाधिकार में। प्रति इकाई समय अवधि मापी जाने वाली मात्रा के क्या कहते हैं? प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा किसे कहते हैं? स्टॉक चर, प्रवाह चर, माल सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रवाह चर, क्योंकि प्रति समय अवधि की बात कर रहा है, यानी कि निश्चित समय की बात होता तो ऑप्शन होता ए, समय अवधि की बात किया गया तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58, आय के चक्रीय प्रवाह का कारण क्या है? सरकारी हस्तक्षेप, वस्तुओं और सेवा का उत्पादन, उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर संबंध, मुद्रा का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर संबंध के कारण आय का चक्रीय प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा, मांग में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, बी और सी दोनों। तो प्रत्याशित अप्रचलन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मांग में परिवर्तन के कारण। मांग ज़्यादा हो गई तो अप्रत्याशित अप्रचलन हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, वे वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 61, वास्तविक राष्ट्रीय आय से अब क्या अभिप्राय है? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, कारक कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है, इसमें से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का जो है अनुमान बताता है? अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, दोनों ए तथा सी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर कहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ आर्थिक सहायता को हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, व्यक्तिक प्रयोज्य आय कौन सा इसमें से? ऑप्शन है ए, व्यक्तिक आय प्लस सरकारी प्रशासनिक विभाग द्वारा विभिन्न प्राप्तियाँ, व्यक्तिक आय प्लस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्राप्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिक कर माइनस सरकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्राप्तियाँ, और ऑप्शन नंबर डी, निजी आय प्लस प्रत्यक्ष कर। इन चारों में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस सरकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किसे मूल्यह्रास शामिल होता है? किसमें मूल्यह्रास शामिल है? बाजार कीमत पर जीएनपी में, बाजार कीमत पर एनएनपी में, कारक लागत पर एनएनपी में, इनमें से कोई नहीं। बाजार कीमत पर जीएनपी में, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है आपका सकल, और सकल मतलब इसमें हमेशा मूल्यह्रास जो है क्या होता है? शामिल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके?
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी के, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में। अगर आपने राष्ट्रीय वाला चैप्टर मेरा पढ़ा सही से तो तुरंत आपका आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एनएनपी। निम्नलिखित में से किसे माल सूची निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन, अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन। इसमें से कौन सा है जो माल सूची स्टॉक में शामिल नहीं होता? ऑप्शन है कच्चे माल के दौरान वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68। एक देश की बाजार कीमत पर जीएनपी का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? उद्यमों की बिक्री, अप्रत्यक्ष कर, अप्रवासी भारतीयों से प्राप्ति, आर्थिक सहायता। तो बाजार कीमत पर जीएनपी का अनुमान लगाते वक्त आर्थिक सहायता को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये तब होता जब बाजार कीमत की जगह अगर क्या होता, साधन लागत यानी कि एफसी होता तब। क्वेश्चन नंबर 69। वस्तुओं के स्वयं हेतु उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है क्योंकि वस्तुएं स्पर्शी होती है, उनका मूल्य करना संभव होता है, वस्तु की तुलना में वस्तुएं अधिक उत्पादक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनका मूल्य करना संभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा करेंसी नोट भारतीय रिजर्व द्वारा निर्गमित नहीं किया जाता है? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। यानी कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा नहीं छापा जाता है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपये। और 1 रुपये का नोट कौन छापता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी देश की एक ही समय पर अच्छी और बुरी मुद्रा का चलन है तब बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा की चलन को बाहर करने की होती है। एक क्वेश्चन किसने दिया? मार्शल ने, कीन्स ने, सेलिगमैन ने या ग्रेशम ने? तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन इज ग्रेशम ने। ग्रेशम ने कहा था किसी देश में अगर 2 प्रकार की मुद्रा है जिसमें एक अच्छा एक बुरा हो तो बुरा जो है अच्छा को बाहर करने में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा किसने दिया था? एली ने, वॉकर ने, हार्टले विदर्स ने, सेलिवेग ने? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं माना जाता? इसमें कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय का माध्यम, राष्ट्रीय आय के वितरण का माध्यम। तो ध्यान में रखना मुद्रा का जो मुख्य कार्य नहीं है वो है राष्ट्रीय आय के वितरण का माध्यम। ये कार्य है बजट का। क्वेश्चन नंबर 74। अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है आधारित किसके आधारित होता है? साख किस पर आधारित होता है बताना है? स्वर्ण कोषों पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नकद आरक्षित अनुपात पर, वैधानिकता तरलता अनुपात पर, सावधि जमा पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो उनका CRR होता है उसके अकॉर्डिंग जो है साख का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सी अवधारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा जो बैंकिंग व्यवस्था बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है? बैंक दर, राजकोषीय घाटा, साख निर्माण, नकद आरक्षित अनुपात। तो ध्यान में ये रखना है राजकोषीय घाटा बजट से संबंधित है, बाकी तीनों बैंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76। एक वाणिज्यिक बैंक वह बैंक है जो दीर्घकालिक ऋण देता है, साख का सृजन करता है, अल्पकालिक ऋण देता है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखिएगा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ये तीनों कार्य को करता है। क्वेश्चन नंबर 77। साख नियंत्रण के उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? साख नियंत्रण के उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, देश के वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साख नियंत्रण का उपाय किया जाता है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78। यदि मंदी को रोकना है तो क्या करना है? रेपो रेट को कम करने की आवश्यकता है, CRR को कम करने की आवश्यकता है, दोनों ए और बी, रेपो रेट को कम करने की और CRR को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दो। मंदी को रोकने के लिए साख को बढ़ाना पड़ेगा
साख को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना होगा, जिसके लिए CRR और रेपो दर दोनों को कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 79, बचत प्रवृत्ति का अर्थ बताना है। बचत प्रवृत्ति क्या होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले दिया होता, सॉरी इसके लिए दोबारा आ गया है। बचत और आय का अनुपात होता है, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति होती है, कम बचत करने की प्रवृत्ति होती है, इनमें से कोई तो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बचत और आय का अनुपात होता है बचत प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 80, तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा? निजी उपभोग व्यय से, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय प्लस निजी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध। तो ध्यान में रखना ये दोनों सेम होता है और ये दोनों अलग अलग है, और ये तीनों का टोटल ही समग्र मांग का अनुपात को बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी व्यय और निजी उपभोग, यानी कि जी प्लस सी सर्वमांग को बताता है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि समस्त अतिरिक्त आय जिसका अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल क्या होगा? समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में बराबर हो जाए, यानी कि जितना आपका आय है उतना ही उपभोग हो जाए तो गुणक का मूल कितना होगा? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर गुणक का मूल हो जाएगा इन्फिनिटिव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, GDP निर्धारण का केंद्र सिद्धांत किस पर आधारित है? बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, अल्पकालीन विश्लेषण की मान्यता पर, AS की पूर्णतः लोचदार होने की मान्यता पर, या उपरोक्त सभी? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, GDP निर्धारण केंद्र सिद्धांत जो है सभी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 83, रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पाद में अनुपातिक रूप में वृद्धि होती है क्योंकि अधिक कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, तकनीक स्थिर होती है, कम कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीक स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 84, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है कौन सा निवेश कहलाता है? स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। राइट आंसर इज स्वायत्त निवेश, स्वतंत्र निवेश जिस पर आय स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85, अधिक या न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक और न्यून मांग को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 86, प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं? उत्पादन के कारकों के अभाव के कारण, तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजन करने में लगने वाले समय के कारण, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरण होने में लगने वाले समय के कारण, ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन है ए और बी दोनों ही प्राकृतिक बेरोजगारी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 87, अभावी मांग का कारण कौन सा है? अभावी मांग यानी कि न्यून मांग, अवस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अभावी मांग के कारण अवस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 88, आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होने से क्या होता है? एडी वक्र पर संचलन होता है, एडी वक्र के ऊपर की ओर खिसकाव होता है, एडी वक्र में नीचे की ओर खिसकाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एडी वक्र में नीचे की ओर खिसकाव होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से एस किसके कारण समग्र मांग एडी में कमी नहीं होती? इनमें से किसके कारण जो है समग्र मांग एडी में कमी नहीं होती है? निजी उपभोग व्यय में कमी, निर्यातों में कमी, आयातों में कमी, सरकारी व्यय में कमी। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, आयातों में कमी का एडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90, सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है? आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना ये तीनों जो है बजट का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 91, वित्तीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को क्या कहते हैं? वित्तीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट प्राप्ति या पूंजीगत घाटा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 92,
निम्नलिखित में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन है ऋणों की वसूली, उधार, विनिवेश, उपरोक्त सभी। तो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं? इसमें से तीनों ही पूंजीगत प्राप्तियां हैं, क्योंकि इससे सरकार के ऋणों की वसूली से लायबिलिटी बढ़ती है, उधार से भी लायबिलिटी बढ़ती है, विनिवेशशील एसेट्स कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 93, एक कर जिसका भार दूसरों के ऊपर डाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? लग कर किसी और पर लगाया जाता है, उसका भार किसी और पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 94, संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है कब? जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय के से ज़्यादा होती है, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय के बराबर होती है, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय से कम होती है, और यह ऑप्शन दोनों ए और बी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति और मांग आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी बाजार में किया जाता है? हस्तांतरण कार्य, साख कर, पूर्वोपाय कर, उपरोक्त कर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 96, वायदा बाजार वह बाजार होता है जिसमें भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय का लेन देन होता है, वर्तमान लेन देन होता है, भविष्य के साथ भविष्य के लिए लेन देन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय का लेन देन होता है। 97, वह विनिमय दर जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नम विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, तरणशील विनिमय दर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी, स्थिर विनिमय दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में कीमत क्या कहते हैं इसको? संतुलन दर, स्थिर विनिमय दर, विनिमय दर, नम विनिमय दर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसे विनिमय दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तब क्या होता है? चालू खाता प्लस पूंजी खाता बराबर शून्य, सरकारी कोष खाता चालू खाता खाते का एक भाग होता है, सरकारी कोष पूंजी खाते का एक भाग होता है, दोनों ए और बी। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। लास्ट क्वेश्चन है, यदि दृश्य मदों के निर्यात का मुख्य दृश्य मदों के आयात के मुख्य से अधिक होता है तो शेष संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन है भुगतान शेष के चालू खाते से, भुगतान शेष के पूंजी खाते से, व्यापार से इनमें से कोई नहीं। मतलब यदि दृश्य मदों के निर्यात का दृश्य मदों के आयात से अधिक होता है तो उसका शेष क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपका दृश्य मदों का आयात दृश्य मदों के निर्यात का अंतर होता है व्यापार शेष। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, व्यापार शेष। थैंक यू। अब मुझे लगता है कि ये 100 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा।